संस्कार में रहते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए जो छात्र अपने कर्तव्य की ओर निष्ठा से कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तो वो ही सफल होते हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि वो कभी भी असफल नहीं हुए हैं, हमेशा वो प्रगति की और उन्नति की सीढ़ियों की ओर ही अग्रसर हुए। मैं 5 चीज़ों को श्रेय देता हूँ छात्रों की सफलता के लिए। माता पिता के देखरेख में बालक आगे बढ़ता था, संयुक्त परिवार था, दादा दादी से बढ़िया कहानियाँ चारित्रिक सुनता था बच्चे। या आज का जो छात्र जीवन है या आज का जो समाज है, इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो गए। बालक सच्चे नागरिकता का पाठ अपनी माता के चुम्बन में और पिता के देखरेख में प्राप्त। विद्यालय ये राजनीतिक केंद्र हो गए, हर पार्टी का विद्यालय है, वहाँ पर वही नारा बुलंद होता है। प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो ध्यान केवल अंकों तक रहता है, संस्कारों का नहीं है। अध्यापक ने जो पढ़ा है, रात भर जो बनाया है कुंजी लेकर, गाइड लेकर, वही जाके लिखा दे रहा है। आज इनके द्वारा हम अपने को गौरव और गरिमा से पूर्ण समझते हैं। अपने परिवार और अपने गुरु के संस्कार को कैसे भूल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या फर्स्ट। इस वक्त हमारे साथ में हैं आर.के. शुक्ला सर। सर, एक छोटा परिचय मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा नाम राधाकांत शुक्ल है। हमारे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत के प्रवक्ता थे एक इंटरमीडिएट कॉलेज में इलाहाबाद में। हम 5 भाई हैं, 5 भाई शिक्षा जगत से ही जुड़े हैं। हमने भी अपनी जो शिक्षा है वो प्रयाग से प्रारंभ की। प्रयाग के केपी इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने इविंग टीचर कॉलेज से बीएससी किया। तत्पश्चात मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए एमएड सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, जो यूपी का एकमात्र शिक्षक की ट्रेनिंग दिलाने वाली संस्था रही गवर्नमेंट की, उसमें जिसमें 57 जिले उन दिनों होते थे। 57 जिलों के लिए 100 सीट थी, इलाहाबाद ज़िले के लिए 2 सीट थी। उसमें मेरा चयन हुआ और मैंने वहाँ से LT लाइसेंसिएट इन टीचिंग प्रशिक्षण जो है अध्यापक का प्राप्त किया। फिर प्रयाग विश्वविद्यालय से मैंने एमएड किया। तत्पश्चात मैं 7 वर्षों तक विद्यालय में प्रयाग में ही इंटर कॉलेजेस में मैं पढ़ाता रहा। उसके बाद मैं नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाक घाट में बीएड विभाग खुला, उसका मैं विभाग अध्यक्ष रहा और लगभग 4.5-5 वर्षों तक वहाँ रहा। उसके बाद सन 76 में मैं सैनिक स्कूल में एक शिक्षक का कार्यभार संभाला और उसके बाद मैं अपने अवकाश प्राप्ति तक 2008 तक वहाँ पर एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में कई लंबे सिरे तक आपने कई बड़े आपके अनुभव भी रहे होंगे। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा क्या उत्कृष्ट कार्य आपने किया कि आपके जो छात्र हैं वो बड़े पदों तक पहुँचे, बड़ी संस्थाओं में अभी भी वो कार्य कर रहे हैं? सर, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं शिक्षा जगत से, चूँकि हमारा सारा परिवार ही जुड़ा था और शिक्षा में विशेष अभिरुचि रही, तो शिक्षा से संबंधित जो बातें थी वो हमारे दिमाग में उधेड़ बुन में रहा करती थी। जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से एमएड कर रहा था तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये प्राइवेट स्कूल्स अच्छे होते हैं कि गवर्नमेंट वाले स्कूल अच्छे होते हैं, बालिकाओं वाले स्कूल अच्छे हैं, बालकों वाले स्कूल अच्छे हैं, वहाँ के अध्यापक अच्छे हैं, ग्रामीण अंचलों वाले स्कूल अच्छे हैं या जो नगरीय अंचल के स्कूल अच्छे हैं, तो इनमें क्या आपस में एक तरह से संबंध है तुलनात्मक, ये मैंने जानने की कोशिश की। तो मैंने इस तरह के वहाँ के अध्यापकों और छात्रों को, जो ग्रामीण अंचल के थे, नगरीय अंचल के थे, जो लड़कियों के विद्यालय के थे, लड़कों के विद्यालय के थे, जो मिक्स्ड थे, उन सब का भी अध्ययन मैंने किया और ये मैंने पाया कि हमारी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट, रुचि की 10 क्षेत्र बांटे गए। तो कि उसमें किसी में तो ये जो मेल टीचर्स थे वो अच्छे रहे, किसी में फीमेल टीचर्स रहे वो अच्छे रहे। लबोलबाब उसका जो सारांश निकला, ये निकला कि यदि अच्छा विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय का जो प्रबंधन है वो अच्छा है, शिक्षक योगदान से अपना शिक्षण कार्य करते हैं
और संस्कार में रहते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए जो छात्र अपने कर्तव्य की ओर निष्ठा से कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तो वो ही सफल होते हैं। किसी का भी कोई ऐसा नहीं है कि ये विशेष हो जाए विद्यालय, ये विशेष टीचर मिल जाए, ये लेडी टीचर पढ़ा दे, कि वो इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। केवल मेरी दृष्टि से मैं 5 चीज़ों को श्रेय देता हूँ छात्रों की सफलता के लिए। पहली चीज़, ईश्वर में आस्था, फेथ इन गॉड। दूसरी चीज़, गुरु की कृपा। तीसरी चीज़, माता पिता का आशीर्वाद। चौथी चीज़, अपने इष्ट मित्रों के प्रति ऐसे व्यवहार हो कि उनकी शुभकामनाएं मिलें। और 5वीं चीज़, समय का सदुपयोग करते हुए अनवरत प्रयत्न, सेल्फ का जो प्रयास है वो कभी निष्फल नहीं जाता। ये 5 चीज़ें जिन बच्चों के साथ है, जिस परिवार में है, जिन संस्कार वाले छात्रों में है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि वो कभी भी असफल नहीं हुए हैं। हमेशा वो प्रगति की और उन्नति की सीढ़ियों की ओर ही अग्रसर हुए। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने सर के द्वारा 5 सक्सेस के मंत्र जाने। सर, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आज की जो यूथ है, जो विद्यार्थियों ने, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो छात्र है, या आज का जो छात्र जीवन है, या आज का जो समाज है, इसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हो गए। पहले क्या था, माता पिता को समय था, माता पिता के देखरेख में बालक आगे बढ़ता था, संयुक्त परिवार था, दादा दादी से बढ़िया कहानियाँ चारित्रिक सुनता थे बच्चे। तो सबसे पहले इस भौतिकवादी युग में आजकल पैसे का ज़्यादा महत्व हो गया है। क्यों महत्व हो गया है? महंगाई इतनी है, आवश्यकताएं इतनी हैं, उनको पूरा करने में, एक अच्छा परिवार चलाने में पैसे की आवश्यकता तो होगी। तो इस भौतिकता की दौड़ में माता पिता आजकल तो दोनों बेचारे वो कार्यरत हैं, सुबह चले जाते हैं और शाम तक आते हैं, और बालक कहाँ है? बालक को आया संस्कृति मिली। कहा गया है, द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द केयर्स ऑफ फादर एंड किस ऑफ मदर। बालक सच्चे नागरिकता का पाठ अपनी माता की चुम्बन में और पिता के देखरेख में प्राप्त करता है। इन दोनों से वंचित हो गया। इसमें माता पिता का ना दोष है, ना बालक का दोष है। दोष है समाज की आवश्यकताओं का, और एक प्रतिस्पर्धा है आगे बढ़ने का। तो एक तो यहाँ वंचित रहा बालक। दूसरा, आज के जो विद्यालय हैं और जो टीचर हैं, वो उतने, मैं तो निंदा नहीं करूँगा, उतने नहीं सक्रिय हैं, या उतने नहीं अपने कार्य के प्रति रत हैं जितना होना चाहिए। क्यों? विद्यालय ये राजनीतिक केंद्र हो गए, अखाड़े हो गए। हर पार्टी का विद्यालय है, वहाँ पर वही नारा बुलंद होता है। लेकिन सैनिक स्कूल ऐसे संस्थान, जो गवर्नमेंट के ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर इन चीज़ों का महत्व नहीं है, आज भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेटर है। कहने को तो ज़रूर है कि हम प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो ध्यान केवल अंकों तक रहता है, संस्कारों का नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ। एक संस्कार युक्त विद्यालय में संस्कार युक्त टीचर के माध्यम से जो छात्र जो है वो पढ़ रहा है, उसकी उन्नति में, उसकी परिणति में, और वो क्या बनता है, इसमें एक असंस्कारी विद्यालय, असंस्कारहीन जो परिवार और बालक में बहुत अंतर पड़ता है। केवल शैक्षणिक या शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वो है जो हमारे माइंड के फैकल्टीज़ हैं। कौन कौन फैकल्टीज़ हैं? इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, इंटेलेक्चुअल है, क्या कहते हैं, ये कल्चरल है। सारी जब तक हमारे मानसिक की इन सभी फैकल्टीज़ का, संभागों का प्रशिक्षण नहीं होता, तब तक व्यक्ति के या बालक के व्यक्तित्व का विकास का संपूर्ण विकास नहीं होता। इस दृष्टि से
सैनिक स्कूल ऐसे जो विद्यालय हैं ये आदर्श हैं। खेलकूद की प्रतियोगिता भी होगी, साहित्यिक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, व्रत त्यौहार बनाए जाएंगे, स्विमिंग भी होगी, नाटक भी होगा, वो क्या कहते हैं क्विज कंपटीशन भी होगा, वो पत्र लेखन भी होगा, राइटिंग लेखन भी होगा। इतनी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती है कि उनके हर प्रतिभा के विकास में उनको सुअवसर प्राप्त होता है। और जब हम केवल किताब में, अब पढ़ाई भी क्या हो गई, आइए पढ़ाई है ट्रांसफरेंस ऑफ नोट फ्रॉम टीचर्स नोटबुक टू द स्टूडेंट्स नोटबुक। अध्यापक ने जो पढ़ा है, रात भर जो बनाया है कुंजी लेकर, गाइड लेकर, वही जाके लिखा दे रहा है। बालक कहाँ नहीं समझ पा रहा है, इसका उनको ध्यान नहीं है। केवल प्रयास है हमने कोर्स ख़त्म कर लिया। पहले क्या होता था, पढ़ाया जाता था, एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते थे, उनको एक्सरसाइजेज दिए जाते थे, देखे जाते थे। लड़के की कहाँ समस्या है वो पूछता था। आज का इसका अवसर है ही कहाँ, केवल पाठ्यक्रम के समाप्ति के अलावा कुछ नहीं। और यदि किसी ने जुर्रत भी कर ली पूछने की अध्यापक से, तो अध्यापक भी उसके ऊपर तो फिर क्रोधी होगा और दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो ये सभी लैकुना है, मैं नहीं कहता पूर्ण रूपेण है, लेकिन ऐसे विद्यालय जहाँ पर इन सभी गतिविधियों का संचालन होता है, जिसमें हमारे मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होता है, वहाँ से निकले हुए छात्र दूसरे छात्र विद्यालय से निकले हुए छात्रों की तुलना में अलग ही होंगे, आगे ही होंगे और वही प्रतिनिधित्व करेंगे, और यही हो रहा है। सर, आप काफ़ी लंबे समय तक आपने शिक्षा प्रदान की सैनिक स्कूल में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, वो आपके छात्र रहे हैं, तो काफ़ी आप आनंदित महसूस करते होंगे। कैसा लगता है आपको? देखिए, ये सैनिक स्कूलों की जो स्थापना हुई थी, क्यों खोले गए थे, सन 61 का जब चाइना का वार हुआ था, उस समय आवश्यकता पड़ी थी कि देश के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता हो, योद्धाओं की, वीरों की, सैनिकों की, जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तब हर प्रदेश में सैनिक स्कूल खोले गए थे। सैनिक स्कूल रीवा सन 1962 में ये स्थापित हुआ। तो क्यों, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे फौज के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों में इन स्कूलों का योगदान हो। यहाँ से प्रशिक्षित, ये नर्सरी थे एक तरह के अधिकारियों के, यहाँ से प्रशिक्षित छात्र आगे जाएं और अपना तन मन धन सर्वस्व देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए अर्पण करने के लिए तैयार ही न रहें। उत्साह के साथ, उमंग के साथ और विजय प्राप्ति की कामना के साथ आगे बढ़े, इसलिए खोले गए थे। तो जब सैनिक स्कूल रीवा भी इसी तरह से खुला हुआ था, और मुख्य दूसरा उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण अंचल के छात्र अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ते थे, उनको अवसर ऐसे अच्छे विद्यालयों में पढ़ने का नहीं मिलता था, उनके लिए ये सुविधा मिले। उन अंचलों से भी छात्र जाए, अधिकारी बने। नए अधिकारी कुछ निश्चित एक ग्रुप के ही जो है लड़के जा रहे हैं, जिनके माँ बाप अच्छे हैं, जिनको अच्छा बैकग्राउंड मिला है, जिनको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन जो गांव का है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, ऐसे छात्र कब अधिकारी बनेंगे? उनकी प्रतिभा का क्या होगा? तो इसलिए इन स्कूलों की स्थापना हुई और कक्षा 6वीं से इसमें प्रवेश होने लगा। 10 साल की अवस्था सोचिए क्या होती। अब 10 साल की अवस्था में ग्रामीण अंचल से आया हुआ छात्र, जिसको सारा विषय अंग्रेजी में ही पढ़ना है, तो सोचिए गांव में तो हिंदी में पढ़ा, हिंदी में भी नहीं पढ़ा बेचारा, अपनी बोली में पढ़ा है, जो उसकी क्षेत्रीय बोली है। तो जब ये छात्र आते हैं ग्रामीण अंचल से, या ये लोग आए, तो ये लोग भी ग्रामीण अंचल से ही थे। तो इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था 4-6 महीने कि ये भी उस तरह के वातावरण में ढलें। कैसे? अपने चाल ढाल में, अपनी बोलचाल में, अपने वेशभूषा में, और इनको भी अंग्रेजी की विशेष शिक्षा दी जाती थी।
धीरे 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 ढलते ढलते ये भी उसी में ढल जाते हैं थे। और जो इनके सीनियर छात्र रहते थे वो भी इनको काफ़ी पारंगत करते थे। तो अब इनकी रूटीन भी उसी तरह से होती थी, कठिन शारीरिक श्रम भी। जहाँ सवेरे 5:30 साढ़े 5 बजे उठा दिया जाता है, पीटी में जाना इनको ज़रूरी है। पीटी के बाद आकर के इनको ब्रेकफास्ट करके क्लास अटेंड करना है, खेलना भी ज़रूरी है, सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेना भी ज़रूरी है, पीटी भी करना है, परेड भी करना है, खेल कूद भी करना है और पढ़ाई भी करना है। तो इनका रूटीन 5:30 से शुरू होता था और ये 10 बजे तक क्लासरूम में रहते थे। सवेरे पीटी के बाद गए, अपना ड्रेस बदल के मेस में नाश्ता करके स्कूल में, 1:30 बजे तक स्कूल में, खाना खाए 2 बजे तक, फिर 2 बजे के बाद हाउस में, 3:30 बजे फिर क्लास में, फिर अपना होमवर्क जो मिला है वहाँ बैठ के कर रहे हैं, टीचर रह रहा है सुपरविजन करने। 4:30 हुआ, 4:30 बजे घंटी बजी, फिर ये गए बेस में, चाय पिए, 5 बज गया, 5 बजे फिर खेल के मैदान में, 5 से 6 खेलेंगे। हर ऐसा नहीं कोई नहीं जाएगा, कोई उससे वंचित रह ही नहीं सकता। पीटी परेड खेल कूद से 6 बजे खेल कूद, फिर वहाँ से छुट्टी हुई, आए नहाए धोए अपना, फिर जो है क्लासरूम में गए, 1 घंटे पढ़े, फिर 8:30 बजे आ गए मेस में खाना खाए, फिर 9 से 10:30 तक फिर क्लास में होमवर्क, सेल्फ स्टडी। इतने रूटीन में ढाल करके, इतने विषयों का और इस तरह से आदतों का निर्माण करके इनको बिल्कुल समझ लीजिए कि चट्टान बनाया जाता है, हीरा हो जाते हैं, डायमंड, टफेस्ट वन। तो फिर ये किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए मेंटली, फिजिकली और क्या कहते हैं स्पिरिचुअली, हर तरह से तैयार रहते। तो इनको अच्छे टीचर मिल गए, अच्छा इनका संस्कार रहा, अच्छे इनको पढ़ाने की समय मिला, अच्छा ये मेहनत किए तो बात नेचुरल है, स्वाभाविक है। दूसरे विद्यालय या दूसरों के छात्रों की तुलना में ये बेजोड़ होंगे। आज इनके द्वारा हम अपने को गौरव और गरिमा से पूर्ण समझते हैं। ये हमसे नहीं लाभान्वित हैं, हम इनसे लाभान्वित हैं। जहाँ भी खड़े हो जाते हैं पूछते कहाँ सैनिक स्कूल से, अरे जहाँ के वो अपने नेवल चीफ हैं, जहाँ के आर्मी चीफ, ना जाने कितने से जो है इसमें अपने सेना में अधिकारी हैं। हजारों से ज़्यादा इनकी संख्या है। जितना कंट्रीब्यूशन इस विद्यालय का है, इस क्षेत्र का है, वो काबिल तारीफ़ है, प्रशंसनीय है। और हम तो अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि ऐसे विद्यालय में मुझे पढ़ाने का सुअवसर। तो ये दोनों चीफ जो रहे, ये शुरू से ही मेधावी थे, शुरू से ही संस्कार युक्त से, शुरू से ही इनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता थी, हर प्रतियोगिता जो आयोजित होती थी यहाँ पर, हर एक्टिविटीज़ में बड़े ही रुचि से भाग लेते थे। केवल भाग नहीं लेते थे बल्कि उसमें अपना स्थान बनाने की कोशिश करते थे। और संयोग की बात यह, ये दोनों साथ साथ ही बैठते थे, साथ ही एक ही बेंच पर बैठते थे। और ये दोनों बहुत ही लगनशील थे, बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ थे, बड़े ही मेधावी थे और बहुत ही जुझारू थे। और उम्मीद थी कि ये दोनों आज नहीं तो कल कभी न कभी ये देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बढ़िया हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब ये दोनों हुए। मैं भी अपने को गौरवान्वित समझा। मैंने इन लोगों को जो प्रशंसा पत्र एक भेजा था इनके होने के लिए, इनको चीफ बनने पर कविता के रूप में, तो उन्होंने कहा सर आपका आशीर्वाद बना रहे। आज भी जब ये मिलते हैं तो वही संस्कार है, चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करते थे। मैंने एक दिन रोका भी कि नहीं बेटा अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। कहा नहीं सर, हाँ अपने परिवार और अपने गुरु के संस्कार को कैसे भूल सकते। दिल भर आता है और गर्व होता है। ऐसे छात्र जब भी मिलते हैं वो सम्मान देते हैं जिसके कोई सीमा नहीं। बिल्कुल, तो ये होता है एक गुरु का करिश्मा। और आज के साक्षात्कार में हमारे साथ सर जुड़े हुए थे। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपने पूरे जीवन के सफ़र को बताया, इसके लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भैया।